Hello students, welcome to our new class BSc 4th semester DSE मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के यूनिट नंबर 2 के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। हम स्टडी कर रहे हैं हमारे BSc 4th सेमेस्टर के इलेक्टिव पेपर को। द टाइटल इज मैथमेटिकल फिजिक्स 1 यूनिट नंबर 2। इसके पिछले क्लास में मैंने स्टार्ट किया है, उसमें हम लोगों ने बेसिकली ये हमारा यूनिट नंबर 2 जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है और हायर लेवल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो अभी फिलहाल हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंगल पावर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी कर लिया था। उसके सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं, किस टाइप के उसके तरीके हैं सॉल्व करने के, उनके बारे में बात कर लिया था। जैसे कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, चरों का पृथक्करण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण और यथातथ अवकल समीकरण या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्या उसकी कंडीशन है उसको एग्जैक्ट मानने के लिए और किन तरीकों से हम उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी पिछले क्लास में। आज के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेते हुए आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के सिलेबस में लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टडी करते हुए एंड उसके डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन की चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। वर्कशियन किसको कहते हैं, एक तरह का डिटर्मिनेंट होता है जो लीनियर इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी, जो रैखिक स्वतंत्रता और रैखिक परतंत्रता को, सॉल्यूशन को, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को बताता है, वो एक डिटर्मिनेंट या सारणिक है जिसको वर्कशियन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बारे में आज बात करेंगे और जानेंगे कि कितने वैरायटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको पूरक फलन बोलते हैं उसके होते हैं, और कितने टाइप के वैरायटी पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकलन जिसको कहते हैं उसके होते हैं। क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के दोनों के कॉम्बिनेशन से सम होके बनता है। तो उनको निकालने के बारे में डिफरेंट तरीकों के बारे में पहचानने के लिए अपन चीजों को जानेंगे। अब जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर में एक जो सबसे क्रूशियल चीज है कि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन पूछता है तो वो सिर्फ ये लिख देता है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां पे वो हमारा टैलेंट है, वो हमारी हैबिट है कि हम कैसे उसको एग्जैक्ट सही तरीके से सॉल्व हो जाने वाले मेथड को वहां पे अप्लाई करें। तो ये हमारे लर्निंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो तो सिर्फ सॉल्व लिख देगा, है ना। चलिए, उसी चीज को टारगेट, आपके मेन माइंड का मेन पर्पस ये होना चाहिए कि आप कब डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे अपने जो उनके वेराइटीज हैं उनमें आप अंतर कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। यू आर एबल टू डिफरेंशिएट द डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है उसका, उसको वहां पे सही समय पे सही सॉल्यूशन आप अप्लाई कर पाते हैं। तो ये पूरे लर्निंग का आउटकम है। कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कैसे सॉल्यूशन हो रहा है, वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, बट हैबिट में उस चीज को लेके आना वो हमारा मेन पर्पस है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। द टाइटल इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर का हो या फिर मैं कहूँ कि एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से दिखाई देता है जी, इस तरह से कि ए जीरो ऑफ एक्स या ए जीरो डी एन अपॉन डी वाई डी एक्स एन प्लस ए वन ऑफ एक्स ए एन माइनस वन ऑफ एक्स। तो देखिए डी एन वाई बाई डी एक्स एन, यहाँ पर nth पावर को लेके चले हैं, तो कम होते 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 वो लास्ट में y के टर्म पे जाके रुकेगा, इज इक्वल टू समथिंग ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो ये जो कंप्लीट इक्वेशन में लिखा हूं ये कहलाता है एन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्टार्टिंग का कोफिशिएंट है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये वेल परिभाषित होगा। तो इट्स अ ठीक। अब हमारे इसी में तो देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने पावर, अब 3 पावर का बोलेगा तो 3 टर्म तक जाएगा और y आएगा, 2 पावर का बोलेगा सेकंड ऑर्डर का तो 2 ऑर्डर तक जाएगा और y आएगा। उसके हायर ऑर्डर का है तो वहां तक जाएगा, जैसे घात 3, घात 2, घात 1, फिर y, ऐसा करते करते। अब इसके बाद एक वैरायटी इसमें आती है कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो समघात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या समघात अवकल समीकरण जो पिछले क्लास में पढ़े वो प्रथम घात का था। द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण कब कहेंगे, जब एक ऐसा अवकल समीकरण जिसके बराबर के इस तरफ जीरो हो, बराबर के इस तरफ क्या हो, जीरो हो। तो वैसे अवकल समीकरण को जो हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको हम लोग समघात अवकल समीकरण बोलते हैं। तो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन दी
हायर ऑर्डर और मैं कहूँ कि सेकंड ऑर्डर में, तो सेकंड ऑर्डर जब कहेगा ना तो यहाँ पे n की जगह 2 आ जाएगा सब जगह, और 2 के अकॉर्डिंग वो फिर जहाँ जहाँ पर फैलेगा वहां तक वो चलेगा। ठीक, तो फिर कहने का क्या तात्पर्य है कि होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर में या फिर हायर ऑर्डर में क्या बोलेंगे, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 0, जो उस इक्वेशन के इक्वल टू में जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, उसको देखें। ये देखिए, तो a0 ऑफ dx d2y by dx2 plus a1 of x dy by dx plus a2 of x y is equal to 0। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट वाला कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए तीन पद आए, a0 a1 a2, ये सब क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक, तो ये एक एग्जांपल हो गया होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन, तो इसके टॉपिक्स को। अब आपके सिलेबस में ऐसा लिखा हुआ है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सिलेबस में इस तरह से लिखा है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये एग्जैक्ट लिखा हुआ है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, जैसा आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। तो कब कहोगे, इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जब तीन पद हो मेरे पास, द्वितीय घात का डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, प्रथम घात का डिफरेंशियल ऑपरेटर हो, y हो और इज इक्वल टू fx हो, तो इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां वो जो कांस्टेंट है a0x a1 of x a2x, यही क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आर ये है। जैसे उदाहरण के लिए इसको देखिए, ये अपने आप में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पे d2y by dx2 के साथ 1 गुणा हो रहा है, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ y के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू में जो भी चीज है वो f ऑफ x है, ये f इज इक्वल टू 0 का फॉर्म है, मतलब ये होमोजेनस है, ये भी होमोजेनस है, ये भी होमोजेनस है। पहला वाला होमोजेनस नहीं है, समघात नहीं है, क्योंकि उसके इक्वल टू में f ऑफ x है। ठीक, अब आपको ये समझना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ सॉल्यूशन निकल के आते हैं। तो जो भी सॉल्यूशन होता है, छोटे क्लासेस से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब वर्ग समीकरण वगैरह आप लोग पढ़ते हो, कि जो भी जो हल होता है वो उस पर्टिकुलर समीकरण को जिससे वो उत्पन्न हुआ है उसको वो संतुष्ट करता है। तो यहाँ पर एक चीज निकल के आएगी कि लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कौन है और लीनियर डिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या है, रैखिक रूप से स्वतंत्र हल कौन सा है और रैखिक रूप से परतंत्र हल कौन सा है। तो ये एक चेक करने का एक तरीका होता है, या उस चीज को जजमेंट करके निकाल के बताना पड़ता है जिसपे क्वेश्चन बनता है। तो किसको कहेंगे, आखिर परिभाषा क्या है कि मान लीजिए कोई फंक्शन y1 is equal to f1 of x, y2 is equal to f2 of x, yn is equal to f1 of fn of x के तरह परिभाषित अलग अलग बहुत सारे फंक्शन हैं। उन सभी फंक्शंस को किसी अवकल समीकरण का लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कहेंगे, या फिर लीनियरली वो इंडिपेंडेंट हैं सब एक दूसरे से। ऐसा कब कहेंगे, जब किसी इंटरवल पर कुछ कांस्टेंट इस तरह से परिभाषित होते हैं कि c1 है, c2 है, cn, और इन कांस्टेंट्स को लेके इन फंक्शन के साथ एक कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनता है कि आपका कि c1y प्लस c2y2, c1y1 प्लस c2y2 प्लस cnyn, जब ऐसा करके सबको सम करते हैं इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तब के कंडीशन में हम बोलते हैं कि जो फंक्शन था, जो दिए हुए फंक्शन थे, इट्स सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है जब उसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो मतलब भाई फंक्शन की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, मतलब डेफिनेटली ये कि कांस्टेंट जो उसके साथ अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी वैल्यू को 0 बना दे रहे हैं। इसीलिए सबको जब फाइनली सम करके जोड़ रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है, 0 आ रहा है। मतलब ऐसा लिखने का तात्पर्य क्या है कि c1 is equal to c2 is equal to cn is equal to all are 0। तब के कंडीशन में हम इन फंक्शंस को क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट है या रैखिक रूप से परतंत्र हैं बोलेंगे। कब, जब c1y1 प्लस c2y2 प्लस cnyn इज इक्वल टू 0 है। और यदि आपका जो इक्वेशन है ये इंडिपेंडेंट का कंडीशन है, सॉरी, ठीक है, बट द फंक्शन y1 y2 yn आर साइड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, मैंने उल्टा बोल दिया है। कब, जब c1 c2 cn आर नॉट ऑल 0, जैसे यहां पर ये वाला लिखा है जी, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे, ये सब फंक्शन y1 y2 yn सब आपस में
लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, स्वतंत्र होंगे। कब? जब C1 C2 Cn ये सब एक्चुअल में इन सब का वैल्यू क्या हो? 0 हो। ये वाला और ये लिनियरली डिपेंडेंट होंगे, रैखिक रूप से परतंत्र होंगे यदि ऐसा जो बन रहा है 0 उसमें से ये सभी 0 ना हो। C1 C2 Cn सभी क्या है? 0 ना हो। तो एक जानकारी या डेफिनेशन जैसा है, ठीक। इसी के आधार पे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है व्रॉन्स्कियन, उसके बारे में जानना है। तो व्रॉन्स्कियन क्या है जी? अपने आप में एक डिटर्मिनेंट है जो कि किसी भी फंक्शंस के सॉल्यूशंस के लीनियर डिपेंडेंसी या लीनियर इंडिपेंडेंसी को बताता है कि कौन रैखिक रूप से परतंत्र है, कौन रैखिक रूप से स्वतंत्र है, या उन फंक्शंस के कॉम्बिनेशन क्या इस तरह से एक दूसरे से लिंकअप है, उसको बताने का काम व्रॉन्स्कियन करता है। और व्रॉन्स्कियन अपने आप में है क्या? एक डिटर्मिनेंट या सारणिक है जो कि उन फंक्शन से निकल के आता है। तो W से डिनोट करते हैं इसको, तो W y1 y2 yn is equal to a type of determinant. It means the function, the first order derivative of the functions and the second order the derivative of the function dash n minus 1 derivative of the function. मतलब n टर्म्स तक डेरिवेट नहीं करना है उसको, n माइनस 1 क्रम तक का डेज। जैसे ये पहला डेरिवेटिव एक बार अवकलन, दो बार अवकलन, तीन बार अवकलन, तो 5 तो फंक्शन है यदि, तो उसको 4 बार डिफरेंशिएट करिए और फिर उनको मिला के एक क्या बना लीजिए? डिटर्मिनेंट बना लीजिए। तो इज कॉल्ड द व्रॉन्स्कियंस ऑफ द फंक्शन। तो ऐसा जब उनको डिटर्मिनेंट में लिख लिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्रॉन्स्कियन बोलते हैं। इसको ये डेडिकेटेड नेम है पोलिश मैथमेटिशियन व्रॉन्स्की के नाम पे। पोलैंड के एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे डेडिकेटेड किया गया है इस चीज को। व्रॉन्स्की उनका एक्चुअल नेम था, इसलिए इसको व्रॉन्स्कियन इस डिटर्मिनेंट को कहा जाता है। इसके ऊपर एक रिजल्ट थ्योरम है, वो तो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन उसका यूज आप मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे या अपना क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उस पर बात करेंगे। तो एक छोटा सा थ्योरम कहिए जिसको याद करके आपको चलना है। तो उसका स्टेटमेंट क्या बोलता है? व्रॉन्स्की ने क्या निकाला था वो जो व्रॉन्स्कियन के अपने डिटरमिनेंट के फॉर्म में, तो क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शन y1 y2 yn आर साइड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट है ऑन सम इंटरवल इफ एंड ओनली अब किसी इंटरवल में वो लीनियरली डिपेंडेंट है, परतंत्र है, केवल और केवल तब जब उसका व्रॉन्स्कियन जो फंक्शन y1 y2 yn के द्वारा उस इंटरवल में परिभाषित है क्या हो जाए? खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए, मतलब व्रॉन्स्कियन का जो मान है वो क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम का। तो इसका प्रूफ कैसे निकाला है कि मान लो भाई आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट में डिफाइन करते हैं इस तरह से, नॉट ऑल 0 सच दैट कि सभी 0 नहीं है। तो उनका कॉम्बिनेशन अगर C1 y1 plus C2 y2 Cn yn इज इक्वल टू 0 होगा डिपेंडेंसी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इस इक्वेशन का यदि आप क्रम से लगातार डिफरेंशिएट करते हैं n-1 टाइम तक, तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक बार डैश लगेगा, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो डबल डैश लगेगा, तीन बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ट्रिपल डैश लगेगा। वैसे करते करते n-1 बार मेरे को डिफरेंशिएट करना है और उन सब को मिलाकर कि एक होमोजेनियस इक्वेशन है, सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट इज 0। और एक होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन तभी पॉसिबल होता है जब उसके डिटरमिनेंट के कोएफिशिएंट्स क्या हो? 0 हो। तो इसके सभी कोएफिशिएंट्स को, फंक्शंस के वैल्यू कोएफिशिएंट्स को लेके एक डिटरमिनेंट हम बना देते हैं, ठीक इस तरह से कि w y1 y2 yn dash dash yn is equal to the function, the first derivative of function, the second derivative of the function dash 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 n minus 1 derivative of the function if the value of the determinant is equal to 0, then you call the functions y1 y2 yn are linearly dependent, डिपेंड करता है linearly वो। और अगर इस व्रॉन्स्कियन का वैल्यू नॉन जीरो आता है, आप सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट निकाल के और इसका वैल्यू नॉन जीरो आता है, तो रिजल्ट क्या बोल देंगे जी आप? कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, रैखिक रूप से स्वतंत्र है। तो केवल ये दो रिजल्ट्स अपन को जानने हैं, इसीलिए इस थ्योरम के स्टेटमेंट को हमने लिखा है एट एनी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, ठीक। तो यही व्रॉन्स्कियन कहलाता है। इसका यूज कैसे है? सॉल्व एग्जांपल से समझिए या फिर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा इसके ऊपर, उसको समझिए। तो जैसे एक क्वेश्चन इस तरह है कि सो दैट द फंक्शन e पावर ax sin bx और e पावर ax cos bx ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इसको प्रूफ करो बोल रहा है। तो या तो यहीं तक क्वेश्चन बोल देगा, यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ व्रॉन्स्कियन मैंने लिख दिया है ताकि आपको क्लिक करे कि उसी तरीके से चल रहा है। सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करेंगे व्रॉन्स्कियन बनाने के लिए? एक को पहला फंक्शन मान लेते हैं, y1 मेरा ये हो गया, इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, y2 मेरा ये हो गया।
तो y1 डेज क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो याद देखो दो फलनों का गुणनफल है, तो दो फलनों का गुणनफल है तो मेरे को अवकलन करना है। y डेज y1 डेज कहने का मतलब क्या है जी, इस y1 का एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहला फलन वैसे ही रहेगा, दूसरे का अवकलन होगा तो sin bx का अवकलन cos bx एक्स्ट्रा में b आएगा प्लस b। दूसरा फंक्शन वैसे ही रहेगा, मतलब sin bx वैसे ही रहेगा, पहले का अवकलन होगा मतलब e की पावर ax का अवकलन e की पावर ax और एक्स्ट्रा में a आएगा। सिमिलरली आप दूसरे फंक्शन का भी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो e पावर ax, पहला फंक्शन वैसे ही cos bx का डिफरेंशिएशन माइनस sin bx और माइनस b एक्स्ट्रा प्लस cos bx वैसे ही रहेगा, e पावर ax का e पावर ax इंटू यहाँ पर एक a भी आएगा ना, वो छूट गया है, उसको आप ध्यान देंगे, यहाँ पर एक a भी आएगा ये वाला, ठीक एक्स्ट्रा, ठीक, क्योंकि e पावर ax का डिफरेंशिएशन होगा तो a एक्स्ट्रा भी आएगा, ठीक। तो इतना जब चीज हो गया तो याद रखेंगे जब टू फंक्शन दिया रहता है तो 2 क्रॉस 2 का व्रॉन्स्कियन बनता है। अगर 3 ठो फंक्शन दिएगा तो 3 क्रॉस 3 का व्रॉन्स्कियन बनेगा, मतलब डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा उसका, तब जाके फिर उसका सॉल्यूशन होगा। तो भाई यहाँ पर 2 ठो फंक्शन दिया था तो 4 वैल्यू आपने निकाले, तो इसके लिए व्रॉन्स्कियन कैसे डिफाइन करोगे आप कि w इज इक्वल टू y1 y2 बटे y1 डेस y2 डेस, केवल इतना ही था। और nth टर्म का व्रॉन्स्कियन कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है भाई ना, n टर्म तक जाएगा तो ऐसे जाएगा। 2 फंक्शन था तो 2 क्रॉस 2 का बना, 3 फंक्शन था तो 3 क्रॉस 3 का बनेगा। 3 ठो फंक्शन दिया रहेगा तो आप इसको y1 y2 y3 y1 डेस y2 डेस y3 डेस y1 डबल डेस y2 डबल डेस y3 डबल डेस वो भी निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल तो इस साइज के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y1 की जगह ये वैल्यू, y2 की जगह वे वैल्यू, y1 डेज की जगह ये वाली वैल्यू पूरी रख दी है, y2 डेज की जगह ये वाली वैल्यू, ये a यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मिस हो गया था। सिंपल, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो वो आप रफ में करके देखिएगा, मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे हटा दिए हैं, काट दिए हैं। तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए जी यहाँ पर sin x सॉरी e पावर x e पावर x e पावर 2x माइनस b साइन स्क्वायर bx, ये पहले पद से मिलेगा। दूसरे पद से a e टू द पावर 2x ये वाला, फिर साइन bx और cos bx ये मिलेगा। जब माइनस डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो बीच में माइनस, फिर इसका गुणा होगा तो ये वाला पद और ये वाला पद मिलेगा। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पद और ये वाला पद कैंसल आउट हो जाएगा, और इस वाले पद और इस वाले पद में कुछ कॉमन है, हाँ क्या कॉमन है, माइनस बी ई टू द पावर 2ax कॉमन था, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बी एक्स जो कि 1 हो जाएगा। तो व्रॉन्स्कियन की वैल्यू आई कितनी, माइनस बी 2ax, जो कि 0 है क्या, नहीं है, नॉन जीरो है। तो जब व्रॉन्स्कियन की वैल्यू नॉन जीरो आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं जी, आपको याद रहना चाहिए, हैंस द गिवन फंक्शन इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर जीरो आ जाता तो हम लोग क्या बोलते, देखो रिजल्ट, अगर जीरो आ जाता तो लीनियरली डिपेंडेंट होते ये वाला, और अगर नॉन जीरो आता है तो क्या बोलते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आते हैं, होगा। तो बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछेगा, यहीं पे यही यूज है व्रॉन्स्कियन। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 3 ठो फंक्शन दिया है तो 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट बनेगा, और 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट को फिर आप सॉल्व करोगे, उसका मान निकालोगे, आप देखोगे कि क्या वो जीरो आता है, क्या ये नॉन जीरो आता है। अगर जीरो आ जाएगा तो बोल देंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है, रैखिक रूप से स्वतंत्र है, परतंत्र है। और अगर नॉन जीरो आता है तो हम बोलें लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब लीनियरली रैखिक रूप से स्वतंत्र है। बस यही दो रिजल्ट आपको बताना है, बट इसमें कुछ क्वेश्चंस की वेराइटीज भी बदलती है। तो इस ये 2 फंक्शन 3 फंक्शन वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब आप बना लोगे। मैं वैरायटी पे जाता हूँ, अगले वैरायटी के क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। अब इसमें वैरायटी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोलता है ये क्वेश्चन कि इफ y1x e टू द पावर x, y2x जो है e पावर माइनस 2x, आपको शो करना है कि देयर सॉल्यूशंस आर डिफरेंशियल, ये इक्वेशंस इसके ये हल है। आपको ये शो करना है कि ये जो दिया हुआ ये समीकरण y1 e की पावर x और y2 e की पावर x इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हल है, और चेक करना है कि फंक्शन ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो दो चीज पूछा है इस बार, याद रखेंगे y डैश लिखने का मतलब होता है dy by dx, y डबल डैश लिखने का मतलब होता है d2y by dx2, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो भाई कोई भी सॉल्यूशंस यदि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन होता है तो उसके मान को संतुष्ट करता है, यही बस आपको समझना है, कैपेसिटी को उसका कंप्लीट करेगा।
तो जैसे मेरे को पता है y1 ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x है, तो उसका एक बार डेरिवेटिव करूंगा तो y1 डैश लिखूंगा ना, तो e पावर x का एक बार डेरिवेटिव करने से e पावर x ही तो मिलेगा, और e पावर x का फिर से डबल डेरिवेटिव करोगे y1 वाले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव तो भी क्या मिलेगा, e पावर x से ही मिलेगा। अब यदि ये पहला फंक्शन इस दिए गए अवकल समीकरण का हल है तो वो इसको संतुष्ट करेगा, तो जहां पे y डबल डैश की वैल्यू है उसको रखिए, y डैश की वैल्यू है उसको रखिए और y की वैल्यू रखिए। तो जैसे ही हम इसमें रखेंगे ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए y डबल डैश की वैल्यू e पावर x, y डैश की वैल्यू e पावर x। अब वो पहले फंक्शन दोनों फंक्शन के लिए एक ही काम करेगा, -2 इंटू वाई की वैल्यू -2 और y क्या था एक्चुअल में मेरा e पावर x, तो रख दिए, तो e पावर x प्लस e पावर x -2 e पावर x तो इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या हो गया, इसका राइट हैंड साइड मिलता है ना, मतलब सेटिस्फाई करता है, और सेटिस्फाई करता है मतलब ये वाला फंक्शन दिए गए अवकल समीकरण का हल है। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन से ले लीजिए, दूसरे वाले फंक्शन का वैल्यू y2 e टू द पावर -2x है, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 e टू द पावर -2x आएगा, दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो 4 e टू द पावर -2x आएगा। इससे संतुष्ट कराइए उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, y डबल डैश y डैश -2y की जगह मान रखिए दूसरे फंक्शन के लिए। तो इस तरह से जब आप मान रखते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ पर भी 0 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाइड है, मतलब ये वाला फंक्शन भी इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है जी, हल है, उसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये एक नया चीज यहाँ पर आया। अब व्रॉन्स्कियन इसका चेक कर लेते हैं कि व्रॉन्स्कियन निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि पहला फंक्शन e पावर x है, दूसरा फंक्शन e पावर -2x है, और इनके फर्स्ट डेरिवेटिव में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। तो व्रॉन्स्कियन कैसे लिखूंगा, w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये सब मान हम निकाल के रखे हुए थे। तो जब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये -2 e टू द पावर -x, यहाँ से माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, फाइनली माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, जो कि जीरो है क्या, नहीं है, नॉन जीरो है। तो जब नॉन जीरो रहता है तो क्या बोलते हैं जी उसको, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और जीरो आता है डिपेंडेंट बोलते हैं। तो वही चीज तो चेक करो, बोल रहा था लिनियरली इंडिपेंडेंट है क्या, हाँ है, यस, द सॉल्यूशंस आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हुआ। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चेक करना है वो उसके सॉल्यूशन है, तो बस रखना है, डिफरेंशिएट करके प्रूफ हो जाएगा। चलिए अब मैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ। चलिए व्रॉन्स्कियन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, डेफिनेटली वो क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट करेगा। अब चलिए अगला वैरायटी देखिए, इफ दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आवर सेकंड फंक्शन, आर द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो बोल रहा है क्या ये फंक्शन y1 और ये y2 क्या द्वितीय घात के समघात अवकल समीकरण का हल है। फाइंड द इक्वेशन, उस इक्वेशन को प्राप्त करिए और सिद्ध कीजिए, एंड सो दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और सिद्ध कीजिए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सिर्फ फंक्शन दिया है, चेक भी करना है, और जिसका वो हल है उस समीकरण को भी प्राप्त करना है। सो हियर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आर, द टाइप ऑफ द क्वेश्चन आर चेंज। सो आई एम नॉट telling about the answers calculations, I am showing you a different type of variety of questions जिसके द्वारा आप उसको पहचाने, पेपर में जब आए तो वो चीज वैसा क्लिक करे। अब ऐसे ही सेम 10 क्वेश्चन आप कहीं से ही बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, इतना ही करके आप दिमाग में अगर की पॉइंट्स को बैठा लेते हैं तो इतना भी काफी है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले फलन से y बराबर क्या दिया है, 2πx दिया है, पहला डेरिवेटिव ये निकलेगा, एक बार अवकलन करूंगा तो y1 डैश बोल सकता हूं, पहला फलन है इसलिए y1 डैश -2π sin 2πx, उसका डबल डेरिवेटिव, उसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव -4π cos 2πx ये मिलेगा, और चूंकि ये cos 2πx तो y है अपने आप में, सेम चीज है ना, पहला फलन है, y बोलो या y1 बोलो पहले के केस में, तो यहाँ y रख दिए। तो फाइनली जब इसको इधर लेके चले गए तो y डबल डैश पर +4π स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है जी, द्वितीय घात का समघात अवकल समीकरण है, क्योंकि बराबर के इक्वल टू क्या है, 0 है। इसी चीज को पूछ रहा था पहले फलन के लिए, अब यही चीज सेकंड फलन के लिए कर लीजिए, बहुत इजी है, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड फंक्शन से फंक्शन दिया था, एक बार डेरिवेट किए, दो बार डेरिवेट किए, डबल डेरिवेट करने से ये रिपीट हो जाता है, इसको यहाँ पुट कर दिए, पक्षांतर कर दिए, जो आया वही आपका सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, चेक करना है उसको व्रॉन्स्कियन में, तो बस y1 y2 दिया था, y1 डैश निकाल लीजिए, y2 डैश निकाल लिए, डिटरमिनेंट में पुट कर दिए, सॉल्व करके देखे क्या आया, नॉन जीरो आया, नॉन जीरो रहता है तो क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, प्रूफ हो गया।
ठीक, फ्लो आपने पकड़ लिया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ दिया हुआ है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के साथ दिया है, यूनिकनेस थ्योरम के थोड़े से कंसेप्ट के साथ दिया है। मतलब अब हमको कांस्टेंट्स की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है, मतलब क्या चीज है वो उसको अपन को फाइंड कर लेना है बाउंड्री कंडीशन के साथ। तो एक इस तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस भी बहुत पॉपुलर है एग्जामिनेशन में। समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोला है। सो करिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, ये और ये है, ये दोनों फलन जो दिया है वो इस दिए गए फलन का लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, उसको सिद्ध कीजिए। और उस सॉल्यूशन को y ऑफ x को प्राप्त करिए इस दिए गए प्रॉपर्टी के आधार पर। तो सबसे पहले अगर e पावर x इस समीकरण का सॉल्यूशन है तो इसको संतुष्ट करेगा, अगर e पावर 2x इस समीकरण का हल है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो बस वही लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और जीरो लेके आइए। तो देखिए y1 ऑफ x इतना था, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड में रखा, क्या मिला, जीरो आया, सेटिस्फाई, यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमिलरली फॉर द सेकंड फंक्शन, the first derivative, the second derivative, put in the left hand side, you get a zero, satisfied. It means the e power 2x is also the solution of the this second order differential equation. Now we find the solution in the terms of given conditions. So how you calculate कि इस particular equation का solution क्या होगा। तो now अपन चेक करते हैं, Wronskian चेक कर लो, हाँ वो डिपेंडेंसी भी चेक कर लो। Wronskian is equal to y1 y2 ये सब हो गया, सब सॉल्व किए तो क्या है, नॉन जीरो आया। Hence y1 e power x plus y2 e power 2x are linearly independent, स्वतंत्र हल solutions। Let the general solution of the equation are given by। तो चूंकि देखो जब शुरू में हम लोग परिभाषित कर रहे थे ब्रॉन्स्कियन को, तो उसके हल का कॉम्बिनेशन कैसे होगा बोले थे जी, ये होगा ना कि c1 y1 ऑफ x, c2 y2 ऑफ x प्लस cn yn ऑफ x। तो ये उसका हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ हल होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा ये चीज। तो अब दो फलनों के लिए अब हम मानते हैं कि माना हमारे फलन का जो हल था वो ये था, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये माना c1 y1 प्लस c2 y2 हमारा हल था, ये जनरल सॉल्यूशन है, लेके चले। तो भाई y1 और y2 तो दिया था तो ये पुट कर दिए, तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। दिस इज माय मेन इक्वेशन ए। अब मुझे कुछ कंडीशंस दिया था, इस कंडीशंस की सहायता से मैं इन कांस्टेंट c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हिच इज कैलकुलेटेड बाय गिवन कंडीशन। व्हिच कंडीशन, y0 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में और y डैश 0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन a का y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर x का एक बार डिफरेंशिएशन कर लो। तो y डैश इज इक्वल टू c1 e की पावर x यहाँ पर प्लस c2 e टू द पावर 2x और e टू द पावर 2x में 2 एक तो एक्स्ट्रा आएगा। तो ये वाला इक्वेशन भी हो गया मेन इक्वेशन। अब बाउंड्री कंडीशन क्या बोला था जी, जैसे हम लोग जानते हैं कि किस तरह से होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है डिपेंडेंसी ऐसा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 है जब x इज इक्वल टू 0 है, इससे ये कहने का मतलब है y की वैल्यू 0 है, y इज इक्वल टू 0 ब्रैकेट में क्या है, ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है ऐसा, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसका कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले फंक्शन की वैल्यू में y डैश की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y डैश की वैल्यू 1 है। तो x की वैल्यू 0 है तो y 0 है, वो यहाँ अप्लाई करोगे आप कि y 0 है कब, c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की पावर 0, ये कहना चाहता है। इसको अप्लाई किया तो ये मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बोलता है कि y डैश ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब कि जब x 0 तो y डैश 1 है, मतलब ये 1 है जब c1 e की पावर 0 प्लस c2 e की 2c2 2 भी है 2c2 e की पावर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, c1 प्लस 2c2 इज इक्वल टू 1। अब इसका और इसका इस्तेमाल करके c1 और c2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, निकल जाएगा ना, दो समीकरण है तो उसको हल करके c1 और c2 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको ले जाके इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इसमें पुट कर दोगे तो वो आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इनिशियल वैल्यू कंडीशन देने की वजह के कारण से हम लोग कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए जब उसको सॉल्व किया आप तो c1 प्लस c2 0
c1 plus 2c2 is equal to 1, तो फाइनली यू हैव अ c1 is equal to -1 and c2 is equal to 1, और जब उसको वहां पे रख दोगे तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्कशियन, और या फिर लीनियर इंडिपेंडेंसी का कंडीशन कही, या फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के बारे में बात करिए। जब हम लोग यूनिकनेस थ्योरम पढ़ेंगे आगे तो इस तरह के कंडीशंस वाले और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें इस तरह के बाउंड्री कंडीशन बहुत सारे दिए रहते हैं। ये जरूरी है, ऐसा क्वेश्चन देगा तो समझने आना चाहिए। कई लोगों को ये y डैश 0 इज इक्वल टू 1 क्या लिखा है वही समझ नहीं आता। इसका तात्पर्य ये है कि फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जब आप x के जगह 0 रखते हो तो उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। और भी कंडीशन हो सकता है आगे, ऐसा भी कई तो क्वेश्चन में आपको y डबल डैश 1 इज इक्वल टू 3 कहने का क्या तात्पर्य है कि y के डबल डेरिवेटिव वाले वैल्यू इक्वेशन में यदि आप x के जगह पर 1 रखते हो तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो ये एक एग्जांपल हो, ठीक है। तो यहाँ तक ये ब्रोंस्कियन से रिलेटेड जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे वो मैंने बताया आपको। ब्रोंस्कियन से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल तरीके से आपको सिर्फ ये बोल सकता है कि चेक करो कि वो लिनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। 2 फंक्शन वाला भी आ सकता है, 3 फंक्शन वाला क्वेश्चन भी आता है पेपर में, लेकिन वो छोटे फंक्शन रहेंगे तो ज्यादा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 3 फंक्शन के क्वेश्चंस ब्रोंस्कियन के आते हैं तो वो 3x3 का डिटर्मिनेंट उसमें आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। तो उसको आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सीट्स में इंक्लूड किए हैं, उसे आप बनाइएगा, ठीक, ब्रोंस्कियन के सहायता से। और अभी जितने क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं उसके आधार पे तब आप इस ब्रोंस्कियन के कॉन्सेप्ट में अच्छे से बिल्टअप कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है जी, टेस्ट करिए कि ये फंक्शन लिनियरली इंडिपेंडेंट है। तो नॉन जीरो आएगा तो लिनियरली इंडिपेंडेंट बोलोगे, और नहीं आएगा जीरो मतलब जीरो आ जाएगा तो लिनियरली डिपेंडेंट बोलोगे। तो देखो यहाँ 2 फंक्शन है तो 2 तो डिटरमिनेंट बनेगा, यहाँ पे 3 फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 फंक्शन है 1, यहाँ पर भी 3 फंक्शन है, तो सब में इस सब में क्या बनेगा 3x3 का डिटरमिनेंट बनेगा। रफ में अच्छे से सॉल्व करके देखिए, इजी कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन शो करना है कि ये y is equal to c1 e to the power 2x plus c2x e to the power 2x is a general solution of this expression। इस समीकरण का ये जनरल सॉल्यूशन है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो सिंपल है, आप इसको हल करिए दिए हुए फंक्शन की सहायता से और लास्ट में इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को प्राप्त कर लीजिए। फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहला फंक्शन e पावर 2x है, दूसरा फंक्शन e पावर x e की पावर 2x है, ठीक। पहला फंक्शन e पावर 2x, दूसरा x e की पावर 2x। प्रूव दैट sin 2x cos 2x आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन है प्रूव करना है और साथ ही साथ लिनियरली इंडिपेंडेंसी चेक करनी है। तो अब यहाँ पे कहीं भी व्रोंस्कियन का वर्ड यूज नहीं कर रहा है ना भाई, वो तो आप सीखे हो इसलिए आप वहां पर फिर लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के लिए व्रोंस्कियन का कंसेप्ट लगाओगे। यहाँ पे शो करिए e पावर 2x and x e to the power 2x are solutions of equation y double dash minus 4y dash plus 4y is equal to 0। ये वाला है, ये वाला on any interval find the Wronskian and show that they are independent। वही क्वेश्चन है ना, 2 तरीके से लिखा है, दोनों में वही काम करना है। इसमें तो इस चीज को प्राप्त करना है, इसमें इस तरह से रहना। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करोगे तब जाके अच्छे से इसका कंसेप्ट और अच्छे से होता है। जो सॉल्व बनाए हुए हैं उनको पहले समझना और फिर उसके बेस पे इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो व्रोंस्कियन के कंसेप्ट में यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे कोर्स के रनिंग पे हम लोग को और क्वेश्चंस मिलता है तो और भी देखेंगे। फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए, जानने के लिए इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने को करके रखना जरूरी है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो अब ये वाला टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार और लिख चुका हूँ कि कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सिलेबस में भी लिखा है, इंपॉर्टेंट भी है। अब इस पे आते हैं कि कैसे इसको डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी में अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा दिखाई देता है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, y रहेगा इज इक्वल टू fx, है ना। अब ये fx 2 तरीके से डिपेंड करेगा, या तो बराबर के उस तरफ 0 रहेगा, बराबर के उस तरफ 0 रहेगा तो वैसे समीकरण को होमोजेनस बोलते हैं, समघात, सॉरी। और बराबर के उस तरफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जब आएगा तो उसको फिर अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये एक जनरल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस समीकरण का जो पूर्ण हल होता है वो पूरक फलन, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं वो, और विशेष समाकलन जिसको पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई बोलते हैं वो, उन दोनों के सम से मिलता है कि सी एफ प्लस पीआई।
नोटेशंस भी याद रखिएगा, डी बटे डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी लिखते हैं, डबल डेरिवेटिव को हम लोग डी स्क्वायर लिखते हैं, डी इनवर्स लिखने का मतलब है या एक बटे डी लिखने का मतलब है समाकलन। तो ये नोटेशंस बाद में मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कन्वर्ट होंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर 1/d लिखा है मतलब वहां पे इंटीग्रेशन करना है, अगर d लिखा है तो वहां पर क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है फंक्शन का। अब समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला जाता है। तो पूरक फलन ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि दिए गए अवकल समीकरण का दायां पक्ष क्या हो, शून्य हो। नॉर्मल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, होमोजेनियस कंडीशन में। तो हम दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को एफ ऑफ डी वाई के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं, मतलब डी ऑपरेटर पुट करके उस इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। उस इक्वेशन में डी ऑपरेटर के रूप में लिखने के बाद उसका एक सहायक समीकरण जिसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं एम के रूप में, वो फाइंड करते हैं और दिए गए ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स या मूल प्राप्त करते हैं। और उसका जो सॉल्यूशन है ना वो डिपेंड करता है रूट्स की वैल्यू पर कि कैसा रूट आ रहा है। ठीक, तो कैसा अवकल समीकरण का जो हल होगा वो रूट्स के बिहेवियर या उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा कि कैसा था। तो मान लीजिए आपने एफ ऑफ डी लिखा और एफ ऑफ डी लिखने के बाद आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद आपको रूट्स अलग अलग मिले। पहला क्या है, जब समीकरण के मूल वास्तविक हों और भिन्न भिन्न हो, मतलब रूट्स जब अलग अलग मिले तो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। जैसे सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी पी आई तब निकलेगा जब इक्वल टू के तरफ कोई फंक्शन दिया हो। अगर इक्वल टू के तरफ जीरो दिया है तो उसको क्या बोलते हैं जी, होमोजेनियस इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण ऑफ द सेकंड ऑर्डर। तो इक्वल टू के तरफ जीरो दिया है मतलब उसमें पी आई नहीं निकलेगा, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सिर्फ y इज इक्वल टू सी एफ होगा। तो ये जो सी एफ निकालने के तरीके हैं वही उसी पे बात कर रहे हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा, अगर मूल अलग अलग प्राप्त होते हैं आपको तो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर m1 ऑफ x प्लस सी टू ई टू द पावर m2 ऑफ x, ये मिल जाएगा। अगर आपने रूट निकाला और दोनों रूट क्या मिल गए, आपस में बराबर मिल गए। अभी क्वेश्चंस हम देखेंगे एक एक वैरायटी के लिए। अगर आपने रूट निकाला और दोनों रूट क्या हो गए, आपको बराबर मिल गए, तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर एम एक्स। यहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू सिर्फ m ले लिए। अगर आपने रूट निकाला और रूट की वैल्यू इमेजिनरी मिल गई, जिसको अधिकल्पित बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी मिल गई, मतलब m1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी के रूप में और m2 इज इक्वल टू a माइनस आई बी के रूप में, तो उस कंडीशन में उसका सॉल्यूशन या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कहूँ क्या होगा, e पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये जितने बक्से में हम लिखे हुए हैं वो आपको रिमाइंड करते हुए चलना है, उसी का उपयोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको करना होता है। तो ये y इज इक्वल टू e पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। अब क्वेश्चन देखिए, ये कब का कंडीशन में था जी साहब, जब बराबर के उस तरफ जीरो, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बराबर के उस तरफ जीरो वाले आएंगे। जैसे उदाहरण से समझिए, सॉल्व करिए डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि एग्जामिनर तो बस ऐसे ही लिखेगा। तो ध्यान से देखने से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन तो है और सेकेंड ऑर्डर का भी इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डबल डेरिवेटिव का टर्म है, सिंगल डेरिवेटिव का टर्म है और y है। इज इक्वल टू तरफ जीरो दिया है मतलब ये समघात अवकल समीकरण है द्वितीय पावर का। तो अब इसका हल निकालना है तो बराबर के उस तरफ जीरो रहता है मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा, सिर्फ CF निकलेगा। तो इस दिए गए समीकरण को हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव को डी स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 5d प्लस 6 और सब में से y कॉमन, तो y ऐसा इज इक्वल टू जीरो। अब ये एफ ऑफ डी क्या है आपके पास, यहाँ पे आपने एक एफ ऑफ डी निकाला है जिसका मान है डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अब इसी की सहायता से एक ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण हम लोग लिखते हैं, जो कि डी के जगह m करके कोई भी वैल्यू आप पुट करके एक ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट करिए, उसको इज इक्वल टू जीरो करके प्राप्त करते हैं। मतलब इसके आधार पर ही एक एफ ऑफ m लिख के उसको जीरो के बराबर रख के हम मूल प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य डी के जगह पे m पुट करके इक्वल टू जीरो करके एक समीकरण प्राप्त करते हैं। अब इस समीकरण को हल करना है तो फैक्टराइजेशन किए, गुणनखंड किए, गुणनखंड किए तो हमको क्या मिला जी, m का दो ठो मान मिला, m का मान 3 मिला और 2 मिला। तो ये क्या था, पहला कंडीशन था कि मूल जो है अलग अलग प्राप्त हुए और वास्तविक थे। तो हल क्या होगा, c1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x। तो बस
उसको पुट कर दो, आप m1 m2 मिल गया आपको। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, hence the solution of the equation given by c1 e to the power m1 of x plus c2 to the power m2 of x, m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो, वो आपका आंसर हो गया। ये हो गया। अगर इसमें कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या कंडीशन दिया रहता तो उसकी सहायता से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड कर लेते और c1 c2 को भी पुट कर लेते। यहाँ पे ऐसा नहीं दिया था, सिर्फ आपको इतना करके आना ही आंसर है। चलिए इसी पे दूसरे वैरायटी पे मैं आता हूँ। ठीक, कैसे? इस समीकरण को जब आप हल करोगे, अब इसको जब देखिए, जब बराबर आएगा, रूट बराबर आएगा तो सिंपल ऐसा हो जाएगा। मैंने बराबर वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनाया, वो इजी। अगर m1 m2 बराबर आएगा तो कैसे लिखोगे? c1 प्लस c2 x e टू द पावर 2x। मान लो m की जगह 2 आया है तो 2 ठोमूल 2 और 2 आया है, 2 ठोमूल 3 और 3 आया है तो e की पावर 3x, c1 प्लस c2x। इस पे मैंने बात की है, इस वाले का क्वेश्चन दिया है। तो देखिए अगर हम इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं तो देखिए डी फॉर्म में लिखे, ऑक्सिलरी फॉर्म में लिखे, अब इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता तो इसको सूत्र विधि से हल किए तो माइनस बी, तो माइनस ऑलरेडी बी है तो ऐसा रख दिए। तो फाइनली जब इसका मूल निकालोगे तो देखो m का वैल्यू ऐसा आएगा 3 प्लस माइनस 2i। तो a प्लस आई भी है ना, यही तो प्लस माइनस, सॉरी। तो एक ठो मिलेगा 3 माइनस 2i, एक ठो मिलेगा 3 प्लस 2i। तो यही तो m1 और m2 जो कि इमेजनरी रूट है। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग कि y इज इक्वल टू ई पावर x c1 cos bx प्लस c2 sin bx, जहां पर a नंबर का इस तरफ वाला हिस्सा रहेगा और b नंबर का i के साथ जो हिस्सा है वो रहेगा। तो बस a और b आप पुट कर दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, मतलब बराबर के उस तरफ जीरो दिया होगा तो ये 3 तरीके से बनता है। 3 तरीके हैं इसके। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करिए। ये देखिए डबल वाला है, देख के समझ में आ रहा है, इसका मूल 2 आएगा, 2 और 2 या 1 और 1 आएगा, तो वो उस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। -1 या -1 आएगा, ये जो भी। दूसरा ये भी वैसी तरीके से बनाना है, ये भी उसी तरीके से बनाना है, सेम मेथड अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करिए। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तरीका याद हो जाएगा, पहचान बन जाएगी। अब वैरायटी चेंज करते हैं। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के केवल 3 ही तरीके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन 3 तरीके से ही होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हर क्वेश्चन का निकालना है, लेकिन बराबर इक्वल टू 0 का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन सिर्फ y इज इक्वल टू cf होता है। ये कहने का मतलब। अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कहने का क्या तात्पर्य है, जो सिलेबस में लिखा है और जिससे क्वेश्चन बनेगा बाद में, कि अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, या विशेष समाकलन क्या है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है कि जब आपका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस तरह से होता है, उसके बराबर के इस तरफ जीरो ना हो, कुछ हो, और कुछ हो मतलब f ऑफ x के रूप में हो, तो f ऑफ x तब इस तरफ जो वैल्यू आया है उस स्वेच्छाचार ना हो, उसको विशेष समाकलन पी कहते हैं, और उसके निकालने के फिर डिफरेंट तरीके हैं। तो यहाँ पर वेराइटी ऑफ एफ एक्स है, इसी को समझना है आपको कि बराबर के इस तरफ क्या है, उसके आधार पर ही मेथड आपको अप्लाई करना रहता है। अगर आप इस तरफ देख के उस चीज को पहचानना नहीं सीखे हैं तो फिर उसका हल नहीं कर पाओगे। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलर वेराइटी है, जैसे बराबर के उस तरफ यदि ई पावर एक्स है, बराबर के उस तरफ यदि साइन ए एक्स है या साइन कॉस ए एक्स है, बराबर के उस तरफ यदि एक्स के घात में बड़ा फंक्शन है, बराबर के उस तरफ यदि ई पावर ए एक्स और एक्स का कोई फंक्शन है गुणन के रूप में, बराबर के उस तरफ x और x के रूप में कोई फंक्शन है जैसे sin x cos x, इस तरह। तो ये सब वैरायटी, तो इसी पे अपन को अब एक एक वैरायटी को देखते हुए पीआई निकालना सीखना है और फिर उसके सॉल्यूशंस को देखना है। तो सिचुएशंस ऑफ पीआई, यहाँ पे जो मैं हेडिंग दी है वो है पीआई के ऐसे कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं जिसके आधार पे उसको निकालना है। तो फिर पहला तो ये हो सकता है कि फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई पावर ए एक्स, मतलब आपके बराबर के उस तरफ क्या रहेगा जी, बराबर के उस तरफ क्या रहेगा फंक्शन में ई पावर ए एक्स दिया रहेगा। तो उस कंडीशन में पीआई कैसा निकालेंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई पावर ए एक्स का पीआई निकालना है जब एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब एफ ऑफ ए जब आप पुट करके देखें तो वो 0 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में भी समझ में आएगा। मतलब तब के कंडीशन में 1 अपॉन एफ ऑफ डी का ई पावर ए एक्स अगर बराबर के उस तरफ है तो उसका पीआई होता है 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई पावर ए एक्स। मूल कंडीशन ये है कि एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब पीआई आपका 1 अपॉन एफ ऑफ ए और ये ई पावर एक्स के बराबर होता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे, अगर एफ ऑफ ए के जगह रखते हो 0 मिल जाता है, ई पावर एक्स के रूप में दिया है
और अगर आप एफ ऑफ ए की जगह पुट करते हैं वैल्यू और जीरो मिल जाता है तो फिर वो इस तरीके से बनेगा। तब आपको क्या करना है, आपके डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन को फैक्टराइज्ड करके डी माइनस ए के फॉर्म में तोड़ना है। तो तब के कंडीशन में फॉर्मूला ये होगा। तब के कंडीशन में यदि जीरो मिलेगा तो आपका पी आई 1/d माइनस ए की पावर n फाई ऑफ डी ई पावर एक्स के रूप में लिखना रहेगा और उसका पी आई होगा एक्स टू द पावर n ई टू द पावर एक्स बटे n फैक्टोरियल फाई ऑफ ए, जहां पर ये जरूरी है कि ये फाई ऑफ ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण कंडीशन है। इन दोनों महत्वपूर्ण कंडीशन को क्वेश्चन से लिंक अप करता हूं तब अच्छे से ये चीज समझ पाओगे। ये याद कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने से, रटने से नहीं होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे फॉर्मूला याद होगा। चलो पहला वेराइटी देखो, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ऐसा लिखा रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में क्या अंतर है पहले के क्वेश्चन में? पहले के क्वेश्चन में बराबर के उस तरफ जीरो रहता था, इसमें e टू दी पावर 4x है। अब ये अलग हो गया, पहचान आ रहा है। तो भाई इसका CF तो निकालना ही है, अब CF के साथ साथ PI भी निकालना है। तो सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ d इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखेंगे और f ऑफ x क्या है मेरा, e पावर x है, 4x है। तो d के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसा आएगा, ये इक्वेशन में ऐसे लिखूंगा ये वाले को। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा जी, ये होगा। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन का मूल निकाल लूंगा तो 2 और 3 मिला, तो CF क्या होगा, चूंकि मूल वास्तविक है और अलग अलग है तो सूत्र क्या होता है, CF का ये वाला होता है। तो मान रख दोगे 2 और 3 को तो क्या मिलेगा, CF इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x, इक्वेशन नंबर 2। अब काम यहीं तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बराबर की इस तरफ कुछ वैल्यू था इसलिए इसका PI भी निकालना है। तो PI कैसे निकालेंगे, तो PI निकालने के लिए f ऑफ d क्या था मेरा, ये था। क्या f ऑफ d निकालना है तो f ऑफ a चेक करना है। a कितना था, e टू द पावर 4x था, तो e टू द पावर 4x था तो a का मान कितना है, 4 है। तो क्या a की जगह 4 रखने पर ये जीरो हो जाता है, तो नहीं। 4 चौक 16 माइनस 4 पंच 20 प्लस 6, तो 16 और 6 आपका हो गया 22, और 22 में से 20 गया तो 2, मतलब जीरो नहीं हो रहा है। जीरो नहीं हो रहा है मतलब ठीक है। तो क्या विधि पढ़े थे, मतलब उस कंडीशन में PI जो है 1/f ऑफ a और e टू द पावर ax होता है, मतलब 1/d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये f ऑफ d था, e टू द पावर 4x। तो d की जगह 4 रख दो बस, तो d की जगह 4 रख दिए तो ये हल हो गया, तो वही 22 में से 20 गया तो फाइनली 1/2 e टू द पावर 4x। तो ये आपका PI हो गया, PI आपने निकाल लिया। अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, तो CF और प्लस PI जोड़ के उसको कर दो। सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आर y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF ऑलरेडी यहाँ निकाले हुए थे, उसमें PI को जोड़ के लिख दिए, हो गया आंसर। क्लियर, एग्जैक्टली। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बराबर के उस तरफ e टू द पावर माइनस 3x है, डिफरेंशियल फॉर्म लिख लिए, ऑक्सिलरी फॉर्म लिख लिए। ऑक्सिलरी फॉर्म निकालने के बाद अलग अलग रूट मिला आपको, अलग अलग रूट मिला तो CF आपने लिख लिया। अब जब आपने चेक किया f ऑफ d में f ऑफ a, और f ऑफ a कितना है जी, f ऑफ a चेक करना है और a कितना है, -3 है। तो -3 रखो यहाँ पर, तो -3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, और यहाँ पर 4 तिया 12 माइनस में 12, और यहाँ पर धन 3 है, तो 9 और 3 12 और 12, तो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो हो जा रहा है। तो जीरो हो जाएगा तो उसको फिर उस तरीके से सॉल्व नहीं करोगे जो नियम ऊपर वाले में लगाए, तो फिर क्या, हम उसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो जब इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखोगे तो d+1 और d+3 लिखोगे, और जो d माइनस a के रूप में था उसको अलग फैक्टर लिखेंगे। जो फॉर्मूला क्या था जी, d माइनस a, कहाँ गया फॉर्मूला, ये देखो हमें इस रूप में लिखना है। तो फैक्टराइज्ड करने के बाद एक फैक्टर ऐसा मिलेगा जो कि d माइनस a के रूप में बनेगा, और जो दूसरा बचेगा उसको 5d बोल देंगे, और तब देन कंडीशन में ये वाला रूल अप्लाई करना है। चलो उस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, कहाँ गया जी, ये रहा। तो देखो f ऑफ d को हमने d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 को फैक्टराइज्ड करोगे तो ऐसा लिखोगे। a कितना था, 3 था, तो 3 वाला टर्म किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये मेरा d माइनस a का पद हो गया, जहां पर a की जगह -3 है। और d+1 वाला पद मेरा फाई ऑफ d बनेगा, फंक्शन ऑफ d बनेगा। और क्या फंक्शन ऑफ d में -3 रखने से जीरो होता है, नहीं होता है, तो वैलिड है। तो f ऑफ a रखने से जीरो आ रहा था, मतलब f ऑफ a जीरो हो रहा था, इसलिए इस फैक्टराइज्ड फॉर्म में इसको ऐसा लिख दिए। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो ऐसा, 1/d+3 d+1 e टू द पावर -3x, तो e टू द पावर -3x चल ही रहा था। तो फॉर्मूला क्या है ये वाला, कि 1/d माइनस a की पावर n फाई ऑफ d e टू द पावर x इज इक्वल टू
x टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल फाई ऑफ a e टू द पावर ax, e टू द पावर ax, a पे। तो देखो कैसे रखोगे जी, d माइनस a की पावर n की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या आया है, d प्लस 3 की पावर 1, तो a का मान -3 है और n का मान क्या है, 1 है। फाई ऑफ d की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या आया है, d प्लस 1, तो d प्लस 1, और बिंदु पर d प्लस 1 की मान कितनी है, फाई ऑफ d है, तो फाई ऑफ a निकालना है, तो -3 पर -3 प्लस 1 मतलब 2 आ गया। तो अब ये फॉर्मूले पे पुट करता हूँ मैं, इसका मान कितना हो, x टू द पावर 1, n की जगह 1, n की जगह 1 तो 1 फैक्टोरियल, फाई ऑफ a का मान -2, तो -2 और e टू द पावर -3x, तो e टू द पावर -3x, फाइनली समेट के फैक्टोरियल में बड़ा नंबर आता है तो उसको भी सिंपल सॉल्व करके क्या आया, -x e टू द पावर -3x/2। अब सिंपल, अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है जी, CF प्लस PI, CF आप ऑलरेडी निकाले हुए थे, PI अभी आपने यहाँ से निकाला, उसको यहाँ पे रख दीजिए, आपने उस अवकल समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI के फॉर्म में निकाल लिया। आई होप यू गेटिंग द मेन मेथड बिहाइंड दैट, कि कौन सा चीज यहाँ पे काम कर रहा है, कब जीरो है कब जीरो नहीं है, इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है। आप समय देंगे, शांत दिमाग से चीजों को सीखेंगे और की पॉइंट लिखते चले जाएंगे, तो आप अच्छे से इस पे ग्रैब करेंगे। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं यहाँ पर, ये दोनों ही आपको दोनों विधियों को अच्छे से प्रैक्टिस करा देगा। आप इतने 4-5 क्वेश्चन बना लेंगे तो इतने में आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, बराबर किस तरह b पावर 5x है, आंसर यहाँ लिख दिया हूँ। बराबर की इस तरफ e पावर 3x है, इस क्वेश्चन में बराबर की इस तरफ e पावर x है, इस क्वेश्चन में बराबर की इस तरफ e पावर 2x और e पावर -2x है। CF निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब PI निकालोगे तो ये दोनों फंक्शन के लिए 2 बार बढ़ जाएगा जी, PI जो है, तो इजी है, 2 बार निकालोगे, एक बार e पावर 2x के लिए और माइनस एक बार e पावर -2x के लिए, तो इजिली फिर वो सबके आंसर्स भी मैंने लिख के दिए, यहाँ पे सबके आंसर्स लिखे हुए हैं ना। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो जरूर सॉल्व करो। मैथ्स का पेपर है भाई, फिजिक्स नाम है बट मैथमेटिकल फिजिक्स टाइटल है और मैथ्स को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक ये एक वैरायटी मैंने बताई है आपको, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की, जिसका मतलब e पावर ax है, जबकि इंट्रोडक्शन में मैंने इतनी वैरायटी बताई है आपको। ये देखो, अभी तो केवल इसको सीखे हम लोग, अभी ये पूरा वैरायटी आपको देखना है, ये सब वैरायटी आपको समझना है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट टाइप, ये वाला वैरायटी और मैं इस वाले क्लास में कंबाइन रखता हूँ वीडियो के लेंथ को देखते हुए, और फिर आगे की वैरायटी को और जो यूनिकनेस थ्योरम है और यूनिकनेस कंडीशन वैल्यू के प्रॉब्लम को फिर अगले क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि भाई टॉपिक ज्यादा है ना, वो भले सिलेबस में शॉर्ट में लिख दिया है लेकिन आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट जगहों पे पूछा जाता है। तो चलिए सेकंड वैरायटी पे जा रहा हूँ मैं PI के लिए, कि जब ऐसा दिया रहेगा तो कैसे करोगे। ये देखिए स्टूडेंट, सी वैरायटी, 2 वैरायटी तो हम लोग सीख लिए हैं। एक वैरायटी तब थी जब वो नॉन जीरो हो, ये वाला, और ई पावर में ही एक वैरायटी तब थी जब वो जीरो हो, ये वाला। अब हमको देखना है ये वाला, क्या बोलते हैं आपका, साइन कॉस वाला, कि 1/f(d²), f(d²) साइन ax अगर दिया रहेगा या फिर cos ax दिया रहेगा, तो साइन ax दिया रहेगा तो PI कैसे लिखोगे, 1/f(-a² sin ax हो जाएगा। एक चीज जरूरी है कि f(-a²) जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में जीरो आएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। सिमिलरली 1/f(d²) cos ax, 1/-a² इज cos ax होना चाहिए, ये भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन से समझिए, बहुत जल्दी क्लिक करेगा। जैसे क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 - 4y = cos² x। डबल घात का है, इसलिए आप जान गए कि ये द्वितीय घात का अवकल समीकरण है। बराबर के उस तरफ cos² x दिया हुआ है, मतलब आप समझ गए कि ये थोड़ा अलग तरीके का है। PI तो निकलेगा और साथ ही साथ ये सिंपल cos भी नहीं है। यहाँ पे cos ax और sin x की बात हुई थी रूल में, यहाँ स्क्वायर दिया है तो उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो ax है ना, स्क्वायर थोड़ी ना है, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है। चलो समझते हैं। पहले तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के CF निकाल लेना। अब CF निकालना तो आ जाएगा। PI कैसे निकाला जाए, PI निकालने के लिए हमें लिखना है 1/d² - 4, यही हमारा फंक्शन ऑफ d² है ना। cos² x दिया है, अगर cos x बस दिया रहता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन cos² x दिया है, तो चूंकि cos² x को फॉर्मूला में तोड़ूंगा, बनाऊंगा हाफ एंगल फॉर्मूला में, तो यहाँ पे 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा किए हैं, तो फिर ये जो राइट हैंड साइड का वैल्यू है आपका 2 cos x, ये चूंकि ये वाला फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ये वाला, ये बनाना था।
तो फिर ये 1/2 1/d² माइनस 4, इसको क्या लिख लोगे 1 प्लस कॉस 2x, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है यहाँ से, ये वाला, क्योंकि स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर में फॉर्मूला नहीं पता मेरे को ना, वो नहीं होता। तो फाइनली क्या मिलेगा, अब ये इस 1 के लिए भी है, ये पूरा कॉम्बिनेशन इस 1 के लिए भी है, और 1 लिखने का मतलब क्या है, e पावर 0x लिख सकते हैं, और ये पूरा कॉम्बिनेशन इस cos 2x के लिए भी है। तो e पावर 0x के लिए ये सिंपल e पावर x वाला pi बन गया जो शुरू में पढ़े आप। तो a के जगह कितना है, 0 है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, डायरेक्ट हम लोग a पुट कर देते हैं, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो इस वाले पर्टिकुलर पद के लिए तो pi इजी तरीके से e पावर x वाले रूल से निकल जाएगा, तो ये हो गया। तो 1/2 1/0 माइनस 4 e टू पावर 0x ये निकल गया, प्लस 1/2 1/d² माइनस 4 cos 2x है। तो cos 2x के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े आप, ऐसे जब रहता है तो कि 1/f ऑफ d² cos ax है, तो उसका क्या होगा 1/f ऑफ माइनस a² cos ax। a² का माइनस करके लिखना है, तो कैसे लिखेगा, देखो a कितना है 2 था, तो 2 को यहाँ पुट करके स्क्वायर करके माइनस लगाना है, -2 का स्क्वायर मत कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं, -2 का स्क्वायर करते हैं प्लस आता है, आंसर नहीं आता, अलग आता है, माइनस बाद में, पहले स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना। तो फाइनली यहाँ पे 2 पुट कर दिए, तो सॉल्व हुआ जी, 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 8 दूनी 16 क्योंकि इनटू में ये वाला। तो फाइनली यू हैव दिस टर्म, और ये तो यहाँ से सॉल्व होके इसको सॉल्व करके ये तो आया ही रहेगा। तो फाइनली आपका पी कितना हो गया, 1/-1/8 -1/16 cos 2x। तो फाइनली टोटल आंसर CF आप ऑलरेडी निकाले हुए थे, वैल्यू पुट कर दिए तो आंसर हो। तो यहाँ तक आप ने जो सीखा वो साइन, और ऐसे ही साइन का रहेगा तो भी सेम रहता है, तो साइन और कॉस में कोई फर्क नहीं है, साइन का आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना भाई, ये वाला। तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे डाले हुए हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चंस में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन e पावर x प्लस साइन 2x, तो ये दो भाग में बना है। जब CF निकालोगे तो CF तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकलेगा, जब PI निकालोगे तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा प्लस होके, जैसे यहाँ पे हुआ है, जो मेरा कहना चाहता हूँ उसको यहाँ देखो, यहाँ पे ये दो भाग में टूटा ना जी ऐसा। तो जैसे मान लो यहाँ 1 के जगह पर e पावर x रहता, जैसे e पावर x है, तो e पावर x है तो यहाँ e पावर x तो 1 आता, 1 रखते हैं यहाँ पर, तो ऐसा होगा लास्ट में, और sin 2x का sin 2x बनेगा। ये आंसर मैंने लिख दिया है, क्या आएगा आंसर। सिमिलरली ये वाले का सॉल्व करिए, तो cos 2x और sin 2x तो दो बार हो जाएगा, एक बार ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे तो एक बार cos 2x के लिए, एक बार sin 2x के लिए, ठीक। और वैसे ही एक और क्वेश्चन ये वाला sin स्क्वायर x के लिए, तो स्क्वायर को पहले हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को जब हटाओगे तो इस फॉर्मूले का यूज करना जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये वाले का। ये सारे पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछता है ना। तो स्टूडेंट आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, वरना लेंदी हो जाएगा, ठीक। आप लोगों के लिए भी बर्डनफुल हो जाएगा, मैथ्स है, चूंकि प्रैक्टिस भी करते चले जाना है आपको। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को कंप्लीट करूंगा, और साथ ही साथ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को पढ़ते हुए हम लोग जो कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे ऐसा वाला y0 इज इक्वल टू 1 के कंडीशन, जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का मतलब है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो कहाँ गया जी PI करके, ये आंसर आया है ना। तो ये जो आंसर आया है इसमें से अब ये C1 C2 को भी रिमूव करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए इनिशियल वैल्यू कंडीशंस दिए रहती है। तो उस लेवल के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जामिनर तो पूछेगा उस तरह की चीज, वैसे वाले को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करूंगा। PI के और वैरायटी कौन से होते हैं PI निकालने के, ये जो बचे हुए हैं इस पे बात करूंगा मैं, और हमारा यूनिकनेस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो ये करके फिर हमारा एक पार्ट, हमारा इस यूनिट का जो एक बल्क पार्ट है, जो मल्टी डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले वाला, फिर खत्म होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक करके रखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे शेयर करिए, आने वाले वीडियो में मैं उसको कवर करूंगा। तो अगर स्टूडेंट आप लोग जितना जल्दी इसको देखेंगे समझेंगे, तो आप अपने डाउट अगर कोई अराइज होता है तो नेक्स्ट वीडियो आने से पहले मेरे तक पहुंच जाएगा, तो मैं आने वाले वीडियो में उसको कवर कर पाऊंगा। तो आप जरूर उसको, जो भी डाउट कहीं पर भी समस्या होगी उसको बताएंगे, तो फिर अपन उसको अपकमिंग वीडियो में कंटेंट कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग हमारे इस DSC मैथमेटिकल फिजिक्स 1 के अगले यूनिट नंबर 2 के अगले क्लास में, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेते हुए अपन सॉल्व करेंगे, समझेंगे और फिर मूव करेंगे आगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।